न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अपनी पहली सालगिरह पर एक तरफ मोदी सरकार देश में घूम घूम कर कामयाबियां गिना रही है, तो कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को नाकाम साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मैदान में उतार दिया। दुनिया जानती है मनमोहन सिंह कम बोलते हैं, लेकिन आज उनका वो अंदाज देखने को मिला जो आपने शायद अब से पहले नहीं देखा होगा। मनमोहन सिंह ने मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया और सीधा आरोप लगाया कि मोदी सरकार न सिर्फ पिछली सरकार की नकल कर रही है, बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी करके नाकामी को कामयाबी का रंग दे रही है। मनमोहन सिंह यही नहीं रुके, वो तो यहां तक बोल गए इस सरकार में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और भ्रष्टाचार का राग अलाप कर सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा, कल ही राहुल गांधी ने सरकार को पहली सालगिरह की बधाई देते हुए एक बार फिर सूट बूट वाला कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज करारा जवाब देते हुए कहा उनके विरोधी आज भी सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं और अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। यानी आज एक बार फिर मोदी ब्रिगेड और कांग्रेस आमने सामने है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोकसभा की हार को पचा नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी? क्या वाकई ये सूट बूट वाली सरकार की सालगिरह है? और मनमोहन सिंह ने क्यों कहा कि आंकड़ों से खेल रही है मोदी सरकार? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। On behalf of the Congress Party, I would like to officially wish the Suit Sarkar a happy birthday. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपने नए तेवर और नए अंदाज में लौटे हैं, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनकर सामने आए हैं। सच तो यह है कि जुमलेबाजी में महारत हासिल कर चुकी बीजेपी के लिए सूट बूट वाला राहुल गांधी का जुमला पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि सूट बूट वाले जुमले का बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनकर सामने आए हैं। सच तो यह है कि जुमलेबाजी में महारत हासिल कर चुकी बीजेपी के लिए सूट बूट वाला राहुल गांधी का जुमला पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि सूट बूट वाले जुमले का जवाब देने के लिए मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर जबरदस्त हमला किया। सूट बूट की सरकार की बात जो लोग कर रहे हैं, असल में एक साल बाद भी वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी के निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं थे। मोदी ने जमीन बिल और जीएसटी बिल जैसे मुद्दों पर पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चुनौती भी दे डाली। कहा, जीएसटी और जमीन बिल आने वाले वक्त में पास होकर रहेगा। यूपीए में गैर संवैधानिक संस्थाएं सरकार चला रही थीं। वार पलटवार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मौन टूटा। इसकी वजह भ्रष्टाचार के आरोप थे या कुछ और? लेकिन जब मनमोहन सिंह, चलिए इस रिपोर्ट को बीच में रोक रहे हैं, सीधे आपको दिल्ली विधानसभा ले चलते हैं, क्योंकि 2 दिन का सत्र खत्म हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की किरण बेदी जी मुख्यमंत्री होती तो क्या वो इसी तरह से दखल अंदाजी करते? एक दखल अंदाजी करने की हिम्मत करते अगर वो, अगले दिन उनको दिल्ली का उपराज्यपाल पद से हटा दिया जाता। मैं ये सोच रहा था कि ये मुद्दा कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये सारे ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। क्या कारण है कि देश के अंदर इतने राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं बदले गए? क्या कारण है कि उन राज्यपालों को बदला गया दूसरे राज्यों के? क्योंकि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल बनाएं कि चुन चुन के हमारे जो विरोधी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं उनकी जिंदगी हराम कर दी जाए। दिल्ली के अंदर उनको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे कहा जाता है कि जिस दिन फ्रंट पेज के ऊपर खबर छपती है केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल ने यह किया, उतनी उपराज्यपाल की कुर्सी और पक्की हो जाती है। तो उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली की सरकार को ठप करने की कोशिश की जा रही है, हमें फेल करने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले 10-15 दिन से एक और षड्यंत्र चला जा रहा है। एक एक करके यहां पे कई विधायक मेरे पास आए हैं, एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा, एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली के अंदर बड़े क्रूर तरीके से। दिल्ली के अंदर एक कानून संसद ने पास किया, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, जो ये कहता है कि झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि उनको बसाया ना जाए।
जब हम पूछते हैं डीडीए के अंदर की ये झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, कहते हैं जी एलजी साहब के ऑर्डर है। एलजी साहब झुग्गियां तोड़वा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी झुग्गियां तोड़वा रही है, हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अरे हार गए, अब कम से कम दिल्ली की जनता से बदला तो मत लो, कम से कम इस किस्म की राजनीति तो इतनी नीच राजनीति तो मत करो कम से कम। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे कब्जा करना चाहते हैं, कह रहे चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे। थोड़े दिन में कहेंगे बस एक चीफ मिनिस्टर रह गया, इसकी पोस्टिंग भी हम ही करेंगे। चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्टिंग हम करेंगे, ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये लोग? 3 कारण है। पहला कारण है, जैसे एलजी साहब केंद्र के इशारों पे नाच रहे हैं। एलजी साहब क्यों नाच रहे हैं केंद्र के इशारों पे? जिस दिन एलजी साहब ने कुछ भी ऐसा कर दिया जो केंद्र को पसंद नहीं आया, 24 घंटे के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसी व्यवस्था होती है हमारे संविधान के अंदर कि एलजी को केंद्र नहीं हटा सकता, साहब केंद्र नहीं मानते, तब वो थोड़ा इंडिपेंडेंट व्यू भी ले सकते। साहब तो पूर्ण के इशारों पे हैं, नीचे के
एग्री नहीं करता हूं। मेरा कहना यह है कि आज अरविंद केजरीवाल को लड़ने की बजाय, तकरीर करने की बजाय तदबीर करना चाहिए। तदबीर करके अपना चला। ये बात सही है कि आज उन्होंने एश्योरेंस दिया, ब्यूरोक्रेसी को मजबूर थे, इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ है और डर रही है दिल्ली में काम करते हुए। आज इसलिए उनको ये कहना पड़ा। लेकिन कभी वो ब्यूरोक्रेसी पे हमला करते हैं और आप गवर्नर पे हमला करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तरीका नहीं है मेरे। ठीक है मीमफजल साहब, हर वक्त पॉइंट क्लियर है आपका, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है, सरकार चलाइए। सर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। अरविंद केजरीवाल अफसरों को एड्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं अफसरों के कमरे पे ताले भी इन्होंने लगवाए, पब्लिकली उनका नाम भी लिया। रामकृपाल जी, आपको क्या लग रहा है खुली चुनौती जो दे रहे हैं? देखिए, मैं कई दिन पहले से बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने पिछला दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत करके एक सीख ले ली है कि इस देश का वोटर जीडीपी और करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा लेके वोट नहीं देता है और इन्फ्लेशन का भी फिगर नहीं देखता है। उसकी सहानुभूति पाने के लिए, उसकी सहानुभूति पाने के लिए बेचारा बन जाइए। और अब उन्होंने जब ये देखा कि अभी तो 4 साल आगे भी है, 5 साल आगे है, तो कई बार क्या होता है कि लग जाता है कि हम 100% जो वादा किया था उसमें से कुछ गड़बड़ियां रह जाएंगी, बहुत मौका ऐसा मिलेगा विपक्ष को अटैक करने का। उससे पहले ही क्या करो कि कोई न कोई एक बहाना लेके चलिए जिससे बेचारा की शक्ल भी बनी। आज बेचारे नहीं है वो। नहीं, सुन लीजिए, आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखिए एकदम गुस्से में है, जोश में। आज बेचारे नहीं है, मैं बता दूं, देखिए उनका रूप। नहीं, उनके रूप से आप ये मत हो जाए कोई। हाईकोर्ट ने उनका साथ दिया है। मानक जी दिल्ली राज ही रहेगा ना, वो हिंदुस्तान के आज ललकारना भी वो सीधी बात है। बेचारा आप तब बनेंगे जब अपने से ताकतवर पे हमला करेंगे, और उनको पता है कि इस देश में सिर्फ मोदी पर हमला करके आप सहानुभूति पा सकते हैं और दूसरे पर हमला करके नहीं। सुन लीजिए एक बात को। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि अटैक इन एंटिसिपेशन इज नॉट डिफेंस ऑलवेज। ये गलती नीतीश कुमार ने की थी, मायावती ने, मुलायम ने जब मोदी पे हमले शुरू किए थे। नतीजा उल्टा होता है। लेकिन इनको तो फायदा हुआ है। देखिए केजरीवाल को फायदा हुआ है। मानक जी 67 सीटें कैसे आई सर? नहीं, इसलिए मोदी पर हमला करके ही आई। मैं वही कह रहा हूँ ना, सीधे मोदी से लड़के आई। सवाल इस बात का है कि हमला करने के बाद कितना फायदा होता है नीतीश कुमार से पूछिए, उसके पहले का मत कीजिए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। सीटें जिस तरह से आई, हमला करके नहीं आई, बेचारा बन के आई हैं। माफ कीजिएगा, हमला मोदी ने किया था, ये बेचारा बन गए थे। आप हमला करके, मोदी ने हमला किया था अरविंद केजरीवाल पर, जिससे 67 रहे वो 3 पे चले गए। अभी वक्त है, लेकिन मैं फिर कहता हूं इस तरह की जो आज आपको तात्कालिक लगता है ना बड़ा अच्छा, ये सब अभी 4 साल बाकी हैं। और मैं बता दूं, एरोगेंस, ईमानदारी का जो अहंकार होता है उससे खराब कोई अहंकार नहीं होता। उसी ने 2 विश्व युद्ध कराए हैं और हमेशा पराजित होता है। ईमानदारी का अहंकार मैं बता दूं आपको, 2 वर्ल्ड वार उसके चलते हुए हैं इस दुनिया में, उससे खतरनाक कुछ नहीं होता है। और ये जो अहंकार है ना, ईमानदारी में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं होता। आपने जो देखा आज परंजय, वो जो अरविंद केजरीवाल का रूप है, वो अहंकार वाला रूप आपको लग रहा है या वो गुस्सा है उनमें, एक आम आदमी वाला? देखिए, नीच शब्द अगर आप कहते हैं ये विनम्रता का प्रतीक है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे थोड़ा मौका दीजिए कहने के लिए। मेरा कहना है कि मैं ये पूरा मुद्दा, ये हमारे तीनों मेहमान जो है, मैं दूसरा दृष्टिकोण से देख रहा हूं। मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। पहला बात, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले भारतवर्ष का जो आम चुनाव को 2 व्यक्ति को केंद्र करके, जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव होता है, तो ये हुआ नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, और ठीक है नरेंद्र मोदी जीत गया, ठीक है। और दिल्ली में क्या हुआ लोकसभा चुनाव में, आप जानते हैं अप्रैल मई में जब चुनाव हुआ, ठीक है, उसका 8 महीना के बाद क्या हुआ दिल्ली में, यही जो गलती किया भारतीय जनता पार्टी ने, अचानक बोला किरण बेदी हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो गए और अरविंद केजरीवाल जीत के आए हैं। तो अगर आप मुद्दा छोड़ के पूरा राजनीति कोई व्यक्ति के ऊपर पूरा आपका केंद्र हो जाता है, तो इसका एक 2 धारा तलवार है, दोनों साइड में काटते हैं। दूसरी बात यह, देखिए आज 29 राज्य है भारतवर्ष में, सबको मालूम है दिल्ली एक ही अपने आप को राज्य कहते हैं, मगर यहाँ पे जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र सरकार के अंदर, ये ना नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार थे, उन लोग शिकायत किया,
जब शीला दीक्षित का सरकार थे, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में दिल्ली में थे, उन्होंने भी शिकायत किया। जो इन लोग असफल थे और जो अरविंद केजरीवाल सफल हुई है, ये पूरा एक संवैधानिक मुद्दा से इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और देखिए, मैं मानता हूं कौन अहंकारी है, कौन अहंकार दिखाते हैं, कौन बेवकूफी दिखाता है। मैं समझता हूं मोदी सरकार भी अहंकार है। जिस तरह से भूमि अधिग्रहण का मुद्दा अध्यादेश लाया, फिर दोबारा लाया, फिर बिल लाया, फिर फलाना किया, फिर कब्जा, ये भी एक तरह से अहंकार के बाद बेवकूफी का एक प्रतीक हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं, जैसे रामकृपाल जी के साथ मैं एक बात में सहमत हूं कि इसका जो आप हैं कि वो अपने आप को बेचारा समझते हैं, मगर इसका राजनीतिक फायदा शायद वो उठा पाएंगे। सुधांशु जी, मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ विरोधी मोदी जी की जीत पचा नहीं पा रहे हैं, अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है साफ साफ कि बीजेपी और कांग्रेस उनकी जीत और अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। बिल्कुल वही वार उन्होंने आपके ऊपर किया। देखिए, इस विषय में सभी दल अपना अपना अलग मत रखने को स्वतंत्र। मैं सिर्फ प्रंजय जी ने जो एक बात कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। एक बार अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे को पॉलिटिकल बनाते हैं, यानी जब आप रूल ऑफ द गेम चेंज करते हैं, तो वो चीज कहां पे रुकती है आपके नियंत्रण में नहीं होगा। याद करिए, केजरीवाल जी ने कहा था कोई घूस मांगे तो सेटिंग कर लेना, स्टिंग कर लेना, मुझे देना। फिर ऐसा स्टिंग का कल्चर शुरू हुआ, एक के बाद एक उन्हीं की पार्टी के अंदर, कि आज उनकी पीएसी में क्या चेतावनी दे रहे हैं? बैठते हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं? मोबाइल बाहर रखो। चेतावनी क्या दे रहे हैं, समझाइए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि जब मर्यादाओं को आप तोड़ते हैं तो आप उसके लाभार्थी होंगे या नुकसान मिलेगा, और समाज और देश को नुकसान या फायदा होगा, या आपके नियंत्रण में नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं, जुडिशियल एक्टिविज्म कब आया? जब कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने राम जन्मभूमि के राजनीतिक मुद्दे को जुडिशरी के पाले में डाला, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म ताकत आपने दी, जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा, आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, जो ये काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, वो थोड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप तो धमका रहे हैं सुधांशु जी, सीधे सीधे को भी नुकसान पहुंचा। सुधांशु जी, आप तो सीधे सीधे बताइए, धमका रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को कि पॉलिटिकल मत बनाइए, आपको भुगतना पड़ेगा, खतरनाक हो जाएगा। ये हम धमका नहीं रहे हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को पॉलिटिकल बनाते हैं, तो फिर आप ये व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो वो कहां जाकर रुकेगी, आपके नियंत्रण में नहीं। मैंने स्टिंग ऑपरेशन का उदाहरण दिया। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन की मार किस पार्टी में पड़ी? ठीक है, ठीक है, मीम अफजल साहब, ठीक है, अपने जाल में फंस गए जाके। ठीक है, मीम अफजल साहब, क्या वाकई ये सिर्फ संवैधानिक मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा शुरू से नहीं है क्या? क्योंकि दिल्ली और केंद्र अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां, अधिकारों को लेकर संवैधानिक मुद्दा भी है, ये संवैधानिक मुद्दा भी है और ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, दोनों बात है। लेकिन आपने अभी बहुत अच्छा एक सवाल पूछा, मानक के आपने हवाला दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पचा नहीं पा रही हैं कुछ पार्टियां अपनी हार को। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, प्रधानमंत्री भी और अब केजरीवाल साहब की आज तकरीर पढ़ के मैं ये बात कह सकता हूं कि ना प्रधानमंत्री अपनी जीत को पचा पा रहे हैं और ना केजरीवाल अपनी जीत को पचा पा रहे हैं। इनको इतनी बदहजमी हो गई है कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे काम करने की जरूरत है भाई, जमीन पर काम करो। आपको 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5000 ठीक है सर, समय खत्म हो गया है। आपने बहुत बढ़िया बात कही है, इसी नोट पर खत्म करूंगा मैं। देश में जाकर बताना पड़ेगा, इसी नोट पर खत्म करूंगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, तो देश का हर आदमी जानता हो। आप कह रहे हैं केजरीवाल भी अपनी जीत नहीं पचा पा रहे हैं और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी अपनी जीत नहीं पचा पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए कहना बड़ा आसान है मीम अफजल साहब, क्योंकि आप दोनों जगह हारे हैं। हार आपको दो पचानी है, इन दोनों को तो एक जीत पचानी है। एक लाइन में कह सकता हूँ जल्दी से, मीम अफजल साहब जरूर पचाएंगे, मैं मीम अफजल साहब से बात कोट कर रहा हूँ जल्दी। मीम अफजल साहब अभी 2-4 दिन पहले ही एक चैनल पर जब एंकर ने कहा कि आप बीजेपी, मोदी की या बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। मैं मीम अफजल साहब से बात कोट कर रहा हूँ जल्दी। मीम अफजल साहब अभी 2-4 दिन पहले ही एक चैनल पर जब एंकर ने कहा कि आप बीजेपी, मोदी की या बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, तो बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि अरे भाई हम उनको क्या, वो तो हम ही को पचा गए हैं, हम उनको क्या पचाएं। आधा मिनट हमें। अरे सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर से लगातार मुझे कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, मीम अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रंजय रामकृपाल जी, बहुत बहुत